नमस्कार दोस्तों। मैं आपका गाइड रोजांक। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं वो आपको पता है कि हमारे विदेश मंत्री टोक्यो गए हुए हैं क्वाड की मीटिंग के लिए। क्वाड क्वाड बेसिकली एक क्वाड्रिलेटरल एक अरेंजमेंट है जिसमें भारत, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और जो अमेरिका है वो मिलकर जो हिंद पैसिफिक और इंडो क्षेत्र है यानी हिंद महासागर और प्रशांत, उसमें एक सहयोग स्थापित करना चाहते हैं ये चारों देश। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट शिंजो अबे जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्होंने सन 2007 में इसकी स्थापना की थी। और बेसिक पर्पस ये था कि उससे पहले जब सुनामी आई थी या जो है सोमालिया के पायरेट्स जो थे, तो उसमें ये देखा गया कि जो प्रशांत क्षेत्र है यानी कि पैसिफिक और जो हिंद महासागर क्षेत्र है उनमें एक आपस में काफी कोऑर्डिनेशन में इन्होंने काम किया। तो चाहे वो सुनामी के क्षेत्र में काम किया हो, चाहे सोमालिया के पायरेट्स जो थे उनको लड़ने में काम किया हो, तो एक बड़ा ही जबरदस्त वहां हमें एक सफलता देखने को मिली। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आया कि हम मिलजुल कर काम कर सकते हैं। लेकिन 10 सालों तक ये लगभग डॉर्मेंट रहा। फिर 2017 में जो है वो युद्ध अभ्यास शुरू हुए, इस पर क्वाड पे एक बार दोबारा जो है बातचीत शुरू हुई और आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि इस पर हमें एक त्वरित कार्य शुरू करना है। अब सवाल है कि वो आवश्यकता क्या है, वो किस रूप में हमारे सामने आ रही है। तो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट हम ये चीज देख रहे हैं कि चीन का दबदबा बढ़ता चला जा रहा है। चीन अपने जो व्यवहार है, अपना जो आर्थिक नीतियां, उसमें बहुत आक्रामक होते चले जा रहा है। और चीन की जो सबसे बड़ी इनिशिएटिव है जो आज की डेट में बहुत ही जैसे कहते हैं बहुत आक्रामक है, बहुत ही ज्यादा इंटेंसिफाइड है, वो है उसका बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, जिसमें वो लगभग 70 क्षेत्रों को अपने साथ मिलाता जा रहा है। और 2013 से अपने इस प्रोजेक्ट पे उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, अरबों रुपए खर्च करता चला जा रहा है। तो उसको कई बार मैरीटाइम सिल्क रूट भी कहते हैं, आप लोग जानते हैं, उसको ओबोर भी कहा जाता था। और वो अपनी इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट में जो दुनिया की सुपर पावर है अमेरिका, उसको चैलेंज करना चाहता है। कुल मिलाकर वो सुपर पावर बनना चाहता है और दुनिया की पावर अपने हाथों में कंट्रोल करके रखना चाहता है। अब ये बात भारत को बड़ी परेशान कर सकती है, क्योंकि उसके साथ हम लगातार ये देख रहे हैं कि क्वाड में अगर भारत जो है उसके साथ उसकी इमीडिएट बाउंड्री लगती है, सीमा हम साझा करते हैं। और इस सीमा साझा करने में लगातार हम जो देख रहे हैं पिछले कुछ समय से लद्दाख में एलएसी पे जो तनाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। वो लगातार उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल कर आ रहा है। दूसरा ये महसूस हुआ कि चीन जिस तरह से विश्व बाजार में आक्रामक होता चला जा रहा है, हम क्वाड के देशों की बात करें तो आज ऑस्ट्रेलिया अपना लगभग आधा निर्यात चीन को करता है, वो रॉ मटेरियल उसको भेजता है। जापान के साथ एक लगभग 315 अरब डॉलर का जो उसके साथ साझेदारी है। भारत के लिए आज चाइना दूसरा सबसे बड़ा, कुछ समय पहले तक तो पहला था, दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर हो चुका है। अमेरिका को भी वो 500 मिलियन डॉलर से ज्यादा सामान जो है वो भेजता है और अमेरिका के साथ उसका व्यापार बना हुआ है। ऐसी कंडीशन में अगर बात करें तो चीन को किनारे करते हुए एक ऐसा समूह बनाना एक बहुत मुश्किल होता चला जाएगा, क्योंकि चारों देश के अपने अपने हित मिले हुए हैं। अच्छा, चारों देश का नेचर भी बिल्कुल अलग है। अगर जापान और भारत की बात करें तो इनको इमीडिएट खतरा नजर आता है, जहां साउथ चाइना सी में जापान के साथ एक टेंशन हो रही है, चाहे होन्शुशु द्वीप को लेकर हो, भारत के साथ चाहे वो उसकी बाउंड्री को लेकर मैकमोहन लाइन को, अरुणाचल प्रदेश को लेकर एलएसी पे लगातार जो है तनाव बना हुआ है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अब ये जो क्वाड है वो किस रूप में काम करेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कोई ट्रीटी का रूप नहीं ले पा रहा है। चर्चा ये भी चल रही है कि क्वाड प्लस की जो है वो एक स्थापना की जाए, यानी कि जो पैसिफिक और इंडियन ओशियन के अन्य देश हैं जैसे वियतनाम हो गया, अमेरिका न्यूजीलैंड को भी इसमें लाने का प्रयास करा, तो क्वाड प्लस में और देशों को लाया जा सके, जिससे जो चीन की आक्रामकता है उसका जवाब दिया सके, जो उसकी इंटेंसिफिकेशन है उसको जो है तोड़ा जा सके। अब इसमें जो क्वाड ने जो सबसे बड़ा काम करने की बात सोची है वो बेसिकली सप्लाई चेन रेजिलियंट इनिशिएटिव। सप्लाई चेन रेजिलियंट इनिशिएटिव यानी इन चारों देशों में बहुत बड़ी मात्रा में एक आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण हो सके और ये चारों क्षेत्र मिलकर जो है वो एक बड़ी अर्थव्यवस्था, एक बहुत कोऑर्डिनेशन का जन्म दे सके। इसमें अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत जो है वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ऑस्ट्रेलिया भी एक जो है डेवलप कंट्री है और जापान जो है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसे में इनको मिलकर जो है वो एक इनिशिएटिव लेना है। अब दो तरह की चर्चाएं पूरे विश्व में चल रही हैं। एक
क्या जो क्वाड होगा वो एक इकोनॉमिक सेटअप स्थापित करेगा, यानी कि इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन करेगा, जिसमें वो सप्लाई चेन को मैनेज करना और विश्व में एक बड़े हिस्से में जो पैसिफिक है और इंडियन ओशियन है उसमें वो चाइना के जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है, क्या उसका जवाब होगा। एक बड़ी मात्रा में आपूर्ति श्रृंखला को लेकर आया जाएगा और जो इस क्षेत्र में खासतौर पर जो पूर्वी एशिया के देश हैं उसमें भारत को कोई डोमिनेंस मिलेगा। पहला ये। अब उसके लिए आरसीईपी में भारत का होना बहुत जरूरी था, जो रीजनल कॉर्पोरेशन था, लेकिन भारत उससे बाहर आ गया। अब इसका स्वरूप देखना बहुत मुश्किल है। वहीं दूसरी एक खबर आ रही है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई इस क्षेत्र में एक नाटो का एक विकल्प यहां पर होना चाहिए, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था जो पश्चिमी देशों के साथ, उसका एक जो है वो एक रूप यहां पर जो है वो ईस्टर्न इसमें आना चाहिए। यानी वो इसको सामरिक रूप देने की बात कर रहे हैं कि इनका कोऑर्डिनेशन आपस में होना चाहिए जो एक दूसरे की बाउंड्रीज को सिक्योर कर सके, और इसमें जो इनका कुल दबदबा है वो चाइना को लेकर है। पिछले कुछ समय से भारत के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका के साथ चीन के रिश्ते बहुत ही ज्यादा कड़वे हुए हैं, तल्ख हुए हैं। अब ये देखना है कि चीन इनका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है, इन चारों देशों का इनके साथ आपस में जुड़ाव भी है, और ऐसी कंडीशन में क्या वो चीन को, जो दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसको किनारे करते हुए, ये अपने मतभेदों को भुलाते हुए, वो क्या एक नया जो है एक संगठन बना पाएंगे, और इसका नेचर क्या होगा, ये आर्थिक होगा या एक सामरिक होगा, यानी इकोनॉमिकल जो है वो एक कॉपरेशन की बात करेंगे, या ये जो है वो एक सामरिक यानी डिफेंस जो है कॉपरेशन की भी बात करेंगे। ये देखना बड़ा जरूरी होगा, क्योंकि ये भारतीय जो विदेश नीति है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज में बहुत बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज लेकर आएगा। किस रूप में? सबसे बड़ी बात है कि भारत शुरुआत से नॉन अलाइन मूवमेंट के साथ जुड़ा रहा है, जो कि मैं किसी भी पक्ष में नहीं जाएंगे, और अगर वो किसी तरह के इस ट्रीटी का हिस्सा बनता है तो वो नॉन अलाइन मूवमेंट से दूर जाता है, और जो है वो किसी एक संगठन का एक जो है वो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो एक ट्रीटी के साथ जुड़ता है। तो अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, मीटिंग में ये पता चलेगा कि इसको क्या बातचीत करके फिर इसको डोरमेंट स्टेट में डाल देंगे, क्योंकि जापान में भी जो है वो नए प्रधानमंत्री आ चुके हैं, और इसका जो मुख्य एजेंडा अभी इन्होंने जो दुनिया को बताया है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आफ्टर कोविड-19, यानी कोविड-19 के बाद जो विश्व में नई एक चुनौतियां उभरी हैं, वो चैलेंजेस चाहे हेल्थ सेक्टर पे हो, चाहे वो बाउंड्री डिस्प्यूट्स को लेकर हो, इकोनॉमिक्स के गिरने का हो, या वैक्सीनेशन को लेकर हो, तो कोविड-19 के बाद जो है वो विश्व को किस रूप में रीशेप किया जाना है, इसकी कुछ हमें जो संकेत मिले। जब हमारे प्रधानमंत्री ने जब यूनाइटेड नेशन की मीटिंग को जो है ऑर्गेनाइज किया, तो उसमें भी उन्होंने बोला कि कोविड-19 के बाद दुनिया का चेहरा बदल चुका है, दुनिया की जरूरतें बदल चुकी हैं, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से अब जो है वो नए संगठन बनने चाहिए, नए जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होना चाहिए, और इसमें ज्यादातर लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। अब हमें देखना है कि ये किस रूप में हमारे सामने आता है, इसके क्या हमें प्रभाव देखने को मिलते हैं। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन ये क्वाड जो है वो आने वाले समय में किस तरफ करवट लेगा, ये एक आर्थिक जो है वो एक गठबंधन हो सकता है या एक सामरिक भी हो सकता है, ये देखना बड़ा जरूरी रहेगा। लेकिन ये बात तो तय है कि इन चारों देशों के मन में चीन के प्रति एक डर तो है, एक चीन का दबाव जो बढ़ता चला जा रहा है, उसकी आक्रामकता वो बहुत महत्वाकांक्षी हो गया, बहुत एम्बिशियस हो गया है, और उसको ये है कि उसको वर्ल्ड ऑर्डर को कंट्रोल करना है। तो ऐसी कंडीशन में आज कोई भी देश अकेले उसका मुकाबला करने के लिए स्थिति में नहीं है, तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि इस तरह का जो है वो कोऑर्डिनेशन बने। इसमें भारत का जो है बहुत जरूरी है। अब ये देखना है कि चीन इस पे क्या रवैया अपनाता है। भारत के लिए बहुत फूक फूक के कदम रखना है। चीन हो सकता है कि भारत के इस कदम से बहुत आक्रामक हो जाए और वो सीधे हमारी बाउंड्रीज पर और ज्यादा जो है सीवियर अटैक करना शुरू करे, या चीन हो सकता है कि भारत को बहला फुसला के उसको रियायतें देकर थोड़ा सा उसको जो है, जैसा हमारे यहाँ होता है, उसको बहलाने फुसलाने की कोशिश करे ताकि वो क्वाड प्रभावशाली ना हो सके। जो भी है, हमें ये देखना पड़ेगा कि चारों देश अपने जो बेसिक मतभेद है उनको भुलाते हुए एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में इस बात को समझे, क्योंकि चाइना के साथ जो डिस्प्यूट्स हैं वो आज नहीं तो कल हमारे सामने आते ही रहेंगे, और मजबूरी भी हो जाती है किसी देश की, जब वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है तो उसको फिर बाजारों को हड़पने की आवश्यकता पड़ती है ताकि वो वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी जो मोनोपोली है वो बना सके। तो चीन किसी ना किसी रूप में उस मोनोपोली को दिखाने की, उसको करने की कोशिश कर रहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हमें इस पर एक बारीक नजर रखने की आवश्यकता पड़ेगी। अभी तक जो जानकारियां हैं वो कोशिश ये हो रही है कि हम इसको जो है वो एक दुनिया को दिखाएं कि हम एक बहुत बड़ा आर्थिक जो है गठबंधन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सभी के हित जुड़े हुए हैं। क्योंकि इसमें जो भारत का नेचर है वो हमेशा शांति प्रिय राष्ट्र के रूप में रहा, वो किसी सैन्य संगठन का इस तरह का हिस्सा नहीं रहा। लेकिन जरूरतें कैसे बदल रही हैं, चीन की आक्रामकता का जवाब कैसे देना है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इससे एक पॉइंट मिला होगा और आप इसको और अच्छे से समझ पाए होंगे। आप इस विषय पे क्या राय रखते हैं, आपने इस पर कितना अध्ययन किया है,
और वर्ल्ड ऑर्डर की जो बदलती चीजें हैं उस पर आप क्या अपना जो है वो एक मत रखते हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो निश्चित रूप से कमेंट में आप मुझे जरूर बताएं कि इस पर आपकी क्या प्रिपरेशन है और हमारी नई फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है, आप कैसे इसे सोचते हैं, ये बड़ा जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं मैं अदर ब्लॉग में और किसी और नए ज्वलन मुद्दे के साथ, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।